मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे। और राष्ट्रपति वाले चैप्टर में हमारे अध्ययन का टॉपिक रहेगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी ज़रूरी है, उसका कार्यकाल कितना है और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली की क्या प्रक्रिया है और निर्वाचन प्रणाली की आलोचना। तो बच्चों, अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 2 में ये लिखा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो और इसके संबंध में उसके लिए लगातार 14 वर्ष तक अमेरिका में रहना आवश्यक नहीं है, वरन कुल मिलाकर उसके द्वारा अपने जीवन के 14 वर्ष अमेरिका में व्यतीत किए हुए होने चाहिए। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होगा और उसके पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन प्रथम राष्ट्रपति वॉशिंगटन ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और इस प्रकार यह परंपरा स्थापित की गई कि राष्ट्रपति 2 अवधियों से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने 1901 से 1909 में इस परंपरा को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु तीसरी बार वे आम चुनाव में पराजित हो गए और इस प्रकार यह परंपरा भली भांति स्थापित हो गई कि राष्ट्रपति तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकेगा। 22वें संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर नहीं चुना जा सकता। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति जब उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर रहा था तभी राष्ट्रपति पद रिक्त हो गया और उस समय उसके द्वारा राष्ट्रपति पद पर कार्य किया गया, जैसा कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के निधन पर ट्रूमैन द्वारा और कैनेडी के निधन पर डी जॉनसन द्वारा पद ग्रहण किया गया, तो उसका कुल कार्यकाल 10 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। इसी संशोधन के अनुसार युद्ध काल में कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति पदधारी से चुनाव लड़कर तीसरी बार राष्ट्रपति पद धारण करने के लिए आग्रह किया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली पर। अमेरिकी राजनीति का सर्वाधिक आकर्षक तत्व अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन है। राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति से लेकर साधारण से साधारण व्यक्ति द्वारा इसमें रुचि ली जाती है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनाई जाने वाली पद्धति के 5 चरण हैं और उनमें सबसे पहला चरण है उम्मीदवारों का मनोनयन। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के विविध राजनीतिक दलों के द्वारा
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का मनोनयन है। उम्मीदवारों के मनोनयन की यह पद्धति परंपरा के आधार पर अपनाई गई है और इस संबंध में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। 1840 से ही रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों ही राजनीतिक दलों के अलग अलग अखिल देशीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक दल के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि विभिन्न उपायों के द्वारा चुने जाते हैं। सम्मेलन में प्रत्येक उम्मीदवार का नाम उसके साथ किसी समर्थक द्वारा ओजस्वी भाषण के साथ प्रस्तावित किया जाता है। फिर कोई अन्य व्यक्ति इसका समर्थन करता है। जिस उम्मीदवार को प्रतिनिधियों के मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है वह राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत किया जाता है। चुनाव वर्ष के जुलाई या अगस्त महीने में एक बड़े हॉल में यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के मनोनयन भी राष्ट्रपति पद के समान ही होता है। बस जहां उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न केवल अलग अलग राज्यों वरन 2 अलग अलग क्षेत्रों से होने चाहिए। अर्थात यदि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उत्तरी राज्यों से है तो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार दक्षिणी राज्यों से होना चाहिए। दूसरा चरण है चुनाव अभियान। सम्मेलन समाप्त होने के पूर्व उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत उम्मीदवार के द्वारा दल की एक राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है। यह समिति अपना एक प्रधान और कोषाध्यक्ष चुनती है। यह समिति अपने दल के उम्मीदवार के परामर्श से राज्यों में अपने दल के उम्मीदवार के पक्ष में तीव्र प्रचार अभियान चलाती है। टीवी, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर आदि संचार के साधनों के द्वारा प्रचार अभियान चलाया जाता है। निर्वाचन प्रणाली का तीसरा चरण है निर्वाचक मंडल का चुनाव। इसके बाद में दोनों दलों के द्वारा निर्वाचक मंडल के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। निर्वाचक मंडल के इन उम्मीदवारों को शपथ लेनी होती है कि चुने जाने पर वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवारों को मत देंगे। 23वें संशोधन से अब निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या 538 हो गई है। निर्वाचक मंडल का चुनाव लीप वर्ष या चुनाव वर्ष के नवंबर महीने के पहले मंगलवार को या सरकार द्वारा निर्धारित अन्य किसी तिथि को होता है। निर्वाचकों को प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। निर्वाचकों के चुनाव और अन्य चुनावों में किन व्यक्तियों को मत देने का अधिकार होगा, इस संबंध में 1970 में मतदान अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया और मतदाता होने के लिए अब केवल 2 योग्यताएं आवश्यक हैं। फर्स्ट तो व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और संबंधित व्यक्ति उस राज्य में कम से कम 30 दिन से रह रहा हो। मतदाता होने के लिए अब साक्षर होना आवश्यक नहीं है। राज्यों में निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर होता है, अर्थात मत किसी उम्मीदवार के लिए नहीं वरन दल की सूची के पक्ष में डाले जाते हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता निर्वाचक मंडल का चुनाव लड़ते हैं। ज़्यादातर राज्यों में जिला व राज्य स्तरीय पार्टी सम्मेलनों में निर्वाचक मंडल के उम्मीदवारों का मनोनयन होता है। संविधान में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस का कोई सदस्य या संयुक्त राज्य अमेरिका में लाभ के पद पर आसीन कोई व्यक्ति निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं बन सकता है। इस निर्वाचक मंडल का कार्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मतदान के एक दिन पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मतदाताओं से रेडियो, टेलीविज़न पर अंतिम अपील कर सकते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव
व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है। अर्थात जिस दल को किसी राज्य में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो जाता है, उसी दल के सब उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य चुने जाते हैं। चौथा चरण है निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव मात्र एक औपचारिकता है। प्राय निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं। बुधवार को निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने राज्यों की राजधानियों में एकत्रित होते हैं और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। मतों की गणना की जाती है और गणना के प्रमाणीकृत करने के बाद में सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है। सीनेट का अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता है और कानूनी तौर पर जीतने वाले व्यक्ति की घोषणा करता है। यदि राष्ट्रपति पद के दो उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त हो जाएं अथवा किसी भी मतदाताओं को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो, तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। प्रतिनिधि सभा जब इस प्रकार राष्ट्रपति को निर्वाचित करती है, तब प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य का केवल एक मत होता है। प्रत्येक राज्य के सदस्य बहुमत से निर्णय करते हैं कि उनके राज्य का मत किस उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाए। यदि किसी राज्य के प्रतिनिधि समान रूप से इस विषय पर बढ़ जाएं, तो उनका मत गिना नहीं जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का 5वां और अंतिम चरण है नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण। 20 जनवरी को नवीन राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। यदि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की अपने पद पर आसीन होने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। पद ग्रहण के समय राष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है, जो उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। और वो शपथ ये होती है कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर शपथ ये लेनी होती है राष्ट्रपति को कि वो अमेरिका के संविधान का संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा। अब है राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली की आलोचना। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली की विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई है। प्रथमतः कि निर्वाचक मंडल के सदस्य दलीय आधार पर चुने जाते हैं, लेकिन चुने जाने के बाद में वो इस बात के लिए कानूनन स्वतंत्र हैं कि वे किसी भी उम्मीदवार को मत दें। साधारणतया वे अपने राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, किंतु कई बार ऐसा भी हुआ है किसी दल के निर्वाचक मंडल के सदस्यों ने किसी अन्य दल के उम्मीदवार को अपना मत दिया। इसी तरह राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली की एक आलोचना यह की जाती है कि राज्य विशेष में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, उसे उस राज्य के सभी निर्वाचकों को चुनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस बात के कारण चुनाव परिणामों में त्रुटि सामने आई है और इससे यह स्थिति उत्पन्न होती है कि राष्ट्रपति तो चुने गए, लेकिन उन्हें देश की जनता का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल 1860 और 1912 में अब्राहम लिंकन और वुड्रो विल्सन जब राष्ट्रपति चुने गए तो उन्हें देश की जनता का बहुमत नहीं मिला। इसी प्रकार 2000 में राष्ट्रपति चुनावों में वापस यह स्थिति बनी। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अल गोर ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जॉर्ज बुश की तुलना में अमेरिकी जनता से 3 लाख मत अधिक प्राप्त किए, लेकिन उन्हें निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और इसी कारण वे राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हुए। इसी तरह
राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रणाली है उसकी ये आलोचना की जाती है कि इस निर्वाचन में घनी आबादी वाले राज्यों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, जो कि संघात्मक व्यवस्था के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। इसी तरह निर्वाचन प्रणाली की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि यदि निर्वाचन मंडल के मतदान के परिणाम स्वरूप किसी भी उम्मीदवार को आवश्यक बहुमत प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाए तो परिणाम जो हैं वो उससे सर्वथा भिन्न हो सकता है जो साधारणतः होना चाहिए था। इसी तरह से जैसे भारत में चुनाव संबंधी कार्यों को संपन्न करने के लिए संविधान द्वारा ही एक चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, लेकिन अमेरिका में चुनाव कार्यों को संपन्न करने के लिए चुनाव आयोग जैसी कोई स्वतंत्र और केंद्रीय संस्था नहीं है। अमेरिकी संघ के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के चुनाव और सीनेट और प्रतिनिधि सभा के चुनावों में 50 राज्यों को इस बात की स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपने राज्य में अपनी इच्छानुसार चुनाव पद्धति की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे प्रत्येक राज्य राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु अलग अलग मतपत्र छपाता है और चुनाव और मतगणना हेतु नियम बनाता है।